ये क्वेश्चन हम कुछ देखेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आपका जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। कौन से हैं? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 1 है बुर्जिल दर्रा। तो ये आपका स्थित है कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। यह दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल सीमा रेखा के निकट स्थित है। इस दर्रे के पश्चिम ढलान में एस्टर नदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और अगला क्या हो जाएगा? अगला, कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिनको विष्णुगुप्त और चाणक्य नामों से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना क्या है? महान ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र है, राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्था पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। इजी क्वेश्चन है ये। हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहाँ हुई? ये अच्छा क्वेश्चन है। हर घर गंगा जल की शुरुआत हुई आपकी बिहार में। नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है। सूखे क्षेत्रों में नल से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक ये अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है। तो क्या? हर घर गंगा जल बिहार। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। पेट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो विश्व स्तर पे बात की जाए तो अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक या आप कह सकते हैं मानवतावादी भी थे, जो उन्होंने उनके लिए ये पुरस्कार भी शुरू किया गया है, जिसको कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी जैव वैज्ञानिक और मानवतावादी थे, जो दुनिया भर में हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का विकास किया, जिससे उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई। अगर भारत की भी बात कर ली जाए, भारत में हरित क्रांति की स्थापना किसने की? शुरुआत किसने की? ये MS स्वामीनाथन है, इनका नाम MS स्वामीनाथन ने, जिससे भारत में भुखमरी की समस्या, कि पहले भारत में अनाज का उत्पादन उतना नहीं था, आबादी कम थी लेकिन उत्पादन भी उतना नहीं था। तो लेकिन इन्हीं के प्रयासों से भारत में अधिक से अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन शुरू हो गया। अगला है, वे कौन सी नदियां हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं और 2 अलग दिशाओं में बहती हैं? तो वो होगा नर्मदा और सोन। नोट कर लीजिए, कई बार आ चुका है। नर्मदा और सोन नदियां जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पठार पर स्थित एक जलाशय है, जिसे नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है, यहीं से। ठीक है, और इसमें देखिए आपकी अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियों में नर्मदा है, सोन है, और एक और नदी है, तो उनको कहते हैं जोहिला नदी। जोहिला, ठीक हो सकता है ये भी पूछने। एक नर्मदा सोन तो फेमस है, जोहिला नदी। अगला प्रश्न है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन रूस और जर्मनी को किस सागर से जोड़ती है? किस सागर से जोड़ती है? तो ये हो जाएगा आपका बाल्टिक सागर से। ठीक, इस पाइपलाइन को बनाने का निर्णय लिया कब गया था? 2015 में लिया गया था। पड़ोसी देशों से 2015 पड़ोसी देशों से भी प्रश्न आता है, जैसे पूछा गया है म्यांमार। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो ये क्या दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है म्यांमार। यह पश्चिम में भारत और बांग्लादेश, पूर्व में थाईलैंड और लाओस, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से घिरा हुआ है म्यांमार की सीमा। तो म्यांमार की जो लगभग 1/3 सीमा है वो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से घिरी है। ठीक, म्यांमार से क्वेश्चन आ सकता है। 2025 तक भारत में दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की है। देखिए आगे के प्रश्न पूछे गए हैं 2025 को ध्यान में रखते हुए। करंट अफेयर क्वेश्चन है, पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा हुई है, दुनिया का पहला, वो कहाँ होगा? करंट अफेयर क्वेश्चन है इंटरनेशनल का। तो ये होगा आपका, समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। तो किसको मिलने वाला है तैरता हुआ शहर? दक्षिण कोरिया को मिलने वाला है। फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट UN ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम और आर्शोनिक्स की एक संयुक्त प्रयास है ये, और ये दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा। 2025 तक इसको पूरा होने की संभावना है। क्या है ये? पहला तैरता हुआ शहर। तैरता हुआ शहर करंट अफेयर क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन लगे उसको नोट करते रहिए। निम्नलिखित में कौन धुआं और धूम कोहरा से मिलकर बना है? धुआं से मिलकर बना है और धूम कोहरा से मिलकर बना है, क्या चीज़? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका कौन सा? 2, जिसे कहते हैं 2, इसमें धूम कोहरा है।
धूम कोहरा। धूम कोहरा एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो हवा में सूक्ष्म कणों के मिलने के कारण होता है। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि कोहरे का धुआं के साथ मिश्रण होता है तो इसे क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नाम इंग्लिश में बोले तो स्मॉग कहते हैं इसको, स्मॉग। कुहासा या धुंस की एक तरह का कोहरा ही होता है जिससे सिर्फ दृश्यता का अंतर होता है। ठीक, अगला देखेंगे। किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयोग का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? नया चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है, ये है। तो अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसमें है देखिए, अरुण गोयल को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल ने भारी उद्योग सचिव के पद पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। किसके विभाग के सचिव थे ये भारी उद्योग के। तो अब ये भारत के चुनाव आयोग है ना, उसके नया चुनाव आयुक्त हैं ये अरुण गोयल। 1985 बैच के पंजाब कैडर के IAS अधिकारी रह चुके अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, इससे पहले कौन था, राजीव कुमार थे, अब कौन है, अरुण गोयल है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव पैनल में शामिल हो गए। ठीक, विश्व का अच्छा अगला क्या है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सब सामान्य जानकारियाँ हैं जो आते हैं क्वेश्चन। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का कहाँ पर है? तो नंबर 2 का है प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। इसी कारण से प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। मतलब आप समझ लो लगभग यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते ही रहते हैं, ज्वालामुखी से लावा निकलता ही रहता है, रिंग ऑफ फायर। इतने ज़्यादा ज्वालामुखी हैं यहाँ। कहाँ पर? प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र जो है। इस क्षेत्र में अच्छा कि जानते हैं 452 ज्वालामुखी हैं। अब ज्वालामुखियों का पूरा देश समझ लीजिए। विश्व के 75% से अधिक सक्रिय और सुसुप्त ज्वालामुखी जो हैं प्रशांत महासागर के आसपास पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ज्वालाव्रत कहते हैं, अग्निवृत्त कहते हैं। यहाँ पर जो है ना भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार की घटना सबसे अधिक घटती है। बताया हमने, हमेशा यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट ही होता रहता है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, किस श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किस श्रृंखला को जाना जाता है? तो यह आपका नंबर 2 पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री एक पर्वत श्रेणी है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। ठीक, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। यहाँ पे क्या विशेषता है? जैव विविधता के लिए यह क्षेत्र विश्व के 8 हॉट स्पॉट वाले विश्व विरासत की सूची में शामिल है ये। ठीक, अगला क्या है? फीफा विश्व कप के 5 संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के सबसे पहले पुरुष खिलाड़ी का कौन बने हैं, इसे बताना है। तो फीफा विश्व कप के 5वें संस्करण में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी, देखिए नोट कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक, फेमस खिलाड़ी हैं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक नया उन्होंने इतिहास रच दिया है, वह फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे लियोनल मेसी, माराडोना और पेले जैसे दिग्गज भी प्राप्त नहीं कर सके। तो समझ लीजिए इतने महान खिलाड़ी जैसे मेसी हैं, माराडोना है, पेले हैं, विश्व स्तर के हैं ये, लेकिन ये भी नहीं कर सके जो इन्होंने किया, रोनाल्डो ने। ठीक, पुर्तगाल के जो खिलाड़ी हैं, 5 संस्करणों में इन्होंने गोल किया। ठीक है, चलिए और है, किस देश का उपनाम स्वर्ण भूमि है? स्वर्ण भूमि किस देश को कहते हैं? चीन को, भूटान को, म्यांमार को कि श्रीलंका को? किस देश को कहते हैं? तो देखिए म्यांमार से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। म्यांमार में चारों तरफ चमकते पैगोड़ा के कारण देखने वालों को यह स्वर्ण की तरह दिखाई देता है। म्यांमार में चमकते हुए पैगोड़ा हैं, अतः म्यांमार को स्वर्ण भूमि के नाम से कहा जाता है। स्वर्ण भूमि म्यांमार कहते हैं।
म्यांमार के मंदिरों में स्वर्ण पत्रों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। यहाँ के जो मंदिर हैं यहाँ पर स्वर्ण पत्र, हाँ, आप कहते हैं गोल्डन वर्क आप कह सकते हैं। अतीत काल में म्यांमार में अनेक राजघरानों ने पैगोड़ा को पूजा के लिए स्वर्ण अर्पित किया था, पैगोड़ा को अर्पित किया था। इस प्रकार अधिकांश पैगोड़ा को शुई के नाम से जाना जाता है, जिसे म्यांमार की भाषा में स्वर्ण या सुनहला कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल है गोपाल, ठीक, गोपाल से याद रखिए, पाल, पाल, बाल, गोपाल ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक के रूप में। तो पाल वंश का पहला शासक था आपका गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक और पाल वंश का प्रथम शासक था। उसे गौड़ के शासक के रूप में 750वीं ईस्वी में चुना गया। जो पहले थे गोपाल एक स्थानीय सरदार था जो मध्य 8वीं शताब्दी में अराजकता के दौरान शक्तिशाली बन गया था। ठीक, उनके कौन उत्तराधिकारी थे? धर्मपाल। अगला देखें है, भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं? क्वेश्चन अच्छा है। तो किससे जुड़ी हुई हैं? देखिए इसमें एक ऑप्शन हट गया है, 3 ही यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन भारत में जो ना उत्तर प्रदेश जो है इसकी सीमा अधिकांश राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ के साथ, क्योंकि सीमाएं आ जाती हैं क्वेश्चन, भारत की सीमाएं किस राज्य की सीमाएं किस राज्य से लगी हुई हैं। तो आप देखिए यूपी का है तो यूपी का तो मालूम होना चाहिए। देखिए यूपी जो है ना, यूपी किससे लगा है? यूपी की सीमाएं उत्तराखंड से लगी हैं। और किससे लगी हैं? हिमाचल से लगी है, ठीक। और किससे लगी हैं? हरियाणा से, राजस्थान से, हम थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं सर, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, और आपका बिहार बताने की ज़रूरत नहीं, बिहार से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई हैं। तो इसकी सीमाएं कितनी हो जाएंगी भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 जो है क्षेत्र से लगी हुई हैं, 9 प्रदेशों से। फिर से दोहरा देते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इस ठीक क्वेश्चन है। परीक्षा में स्टूडेंट कोई हो परीक्षा, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ मॉडरेट, कुछ टफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन है इजी में ही आएगा, वो टफ नहीं है। तो सरोजनी नायडू थी, इनको कहते हैं हम क्या? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल एक प्रकार की बर्ड होती है। तो सरोजिनी नायडू को अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कविता के कारण इनका नाम था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। भारत कोकिला, भारत कोकिला के नाम से इनको न जाना जाता है। कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री के साथ साथ कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कांग्रेस की पहली, सबसे पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। चलिए 2 क्वेश्चन और। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को कितनी उम्र कम से कम नहीं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक, कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के? तो इसमें आपका है 30 वर्ष। अच्छा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष नोट कर लीजिएगा। लोकसभा के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष से कम आयु ना हो, और संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। और ये भी आया था ना, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष, ये भी नोट कर लीजिएगा। 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये तो है आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य नीति सिद्धांत का उद्देश्य है किसी ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सृजन करना जिससे नागरिक उत्तम जीवन यापन करने में सक्षम हो सकें। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना भी है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा,
भारत और चीन के बीच उत्तरी सीमा पर निर्धारित मैकमोहन रेखा किस राज्य के साथ खींची गई है? मैकमोहन रेखा किसके साथ खींची गई है? तो नंबर 4, मैकमोहन रेखा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच में खींची गई है। ठीक है, चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच में। यह सीमा रेखा ब्रिटिश उपनिवेश के प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा कब खींची गई? 1914 में खींची गई थी। शिमला समझौते में प्रस्तावित की गई थी, शिमला समझौता में। यह सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा में खींची गई थी, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है। चीन ने अभी नाम बदल दिया था अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, जिस पर भारत ने आपत्ति की थी। तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना भाग बताता है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों ने इस पर अधिकार कर लिया। चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको जीके के और करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए, और इससे ज़रूर आपको लाभ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। यही सब क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन तो आते हैं, और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो आप वीडियो देखते रहिए, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे आपके लिए। और आप भी अधिक से अधिक करना ये है, आपको शेयर करिए। आपके काम का वीडियो हो तो आप देखिए, नहीं तो जिन स्टूडेंट ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके जीके तो ऐसी चीज़ है, कॉमन है। ठीक है, करंट अफेयर भी एक अच्छा जो है सब्जेक्ट बन गया है। तैयारी करते रहिए, इसी तरह क्वेश्चन देते रहेंगे आपको। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।